सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। चलिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो जो है वह हम 7th क्लास के बनाए हैं, जो कि 7th क्लास का वीडियो है कहाँ, कब और कैसे, जो कि अध्याय 1 है, जो कि इतिहास के विषय का लिया गया है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वह शब्दावली पर है। शब्दावली में आपको हम बताएंगे कि विदेशी शब्द के बारे में, विदेशी शब्द का इस्तेमाल कब कहाँ किया गया है, क्यों किया गया है, ठीक ना बच्चों। तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे हमने प्रश्न में लिखा है, अतीत में विदेशी किसे कहा जाता है। इसमें लिखे हैं, मध्य युग में कोई भी अनजान व्यक्ति जो किसी गांव, समाज या संस्कृति गांव में नहीं होता था, विदेशी कहलाता था। लेकिन ये तो फिर हम प्रश्न उत्तर पर बात करते हैं, तो प्रश्न उत्तर का जो है, जो कि आंसर हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास अपने शब्दों में किया है, आप इसे फिर कॉपी में लिखेंगे। लेकिन और कुछ जो है, जो कि इससे विस्तृत जानकारी हम आपको बताना चाहते हैं, देना चाहते हैं विदेशी शब्दों। तो कह रहा है, जिस प्रकार उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर हमने देखा कि मानचित्र अंकन में, जैसे कि मान लीजिए मानचित्र अंकन होता है, किसी भी देश का मानचित्र बनाया जाता है, तो उसी प्रकार ऐतिहासिक अभिलेख में भी कई भाषाओं में समय के साथ साथ जो है बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, ठीक ना बच्चों। आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ में समय के साथ परिवर्तन होता है और उसमें बदलाव आती है, ठीक ना। जैसे मध्य युग की फारसी तथा आधुनिक युग की फारसी में काफ़ी भिन्नता है। परिवर्तन सिर्फ व्याकरण तथा शब्द भंडार में नहीं आई, बल्कि शब्द के साथ साथ शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाया गया, परिवर्तन आ गया है, ठीक है बच्चों। आज के समय में हमारे लिए विदेशी वह व्यक्ति है जो भारतीय नहीं है। हम लोग से भी कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है विदेशी है, वह लोग विदेशी हैं, लेकिन आप लोग जान रहे हैं, ये तो अच्छी बात है कि वो बाहर के जो भी देश के लोग होते हैं, दूसरे कंट्री से हम लोग विदेशी कहते हैं, ठीक ना बच्चों। लेकिन वह व्यक्ति जो भारतीय नहीं है, लेकिन मध्य युग में कोई भी अनजान व्यक्ति किसी भी गांव, समाज या संस्कृति में नहीं होता था, विदेशी कहलाता था। ऐसा व्यक्ति हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। यानी किसी नगरवासियों के लिए वनवासी विदेशी होता था, लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो व्यक्ति एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या परंपरा से जुड़े हो। इसी तरह 13वीं शताब्दी में फारसी के इतिहास पर मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच इलाकों के लिए किया था। लेकिन आज हम इसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग दिल्ली के सुल्तान के अधिकार के क्षेत्र में आने वाले इलाकों के लिए किया जाता था। बाद में शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द के दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ। ईरानी ने इस देश को हिंदुस्तान नाम दिया। वह सिंध का उच्चारण हिंदू करते थे, लेकिन इसलिए वे सिंधु नदी के पास के प्रदेशों में बसने वालों को हिंदू तथा देश के हिंदुस्तान कहते थे। ईरानी भाषा से प्रभावित एशिया के सारे मुस्लिम देश इसको हिंदुस्तान कहने लगे। बाबर ने हिंदुस्तान का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करते हुए क्या है, जो 14वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के समान था, इसलिए किसी भी शब्द का प्रयोग करने से इतिहासकारों को सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि अतीत में इन शब्दों का कुछ अलग अर्थ थे। तो हम लोग देखते हैं कि जो भी शब्दावली का प्रयोग, जिससे कि हिंदुस्तान के शब्दों का प्रयोग किया गया था, या जो भी शब्दों का प्रयोग जो है किसी भी खास प्रयोजन से और किसी भी चीज क्षेत्रों से किसी भी चीज़ से जोड़कर इसका प्रयोग किया जाता रहा है, ठीक ना बच्चों। दूसरा प्रश्न है, कालांतर में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। इसका आंसर यहाँ पर हमने लिखा है, कालांतर में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। आज इसे भारत आधुनिक राष्ट्र राज्य में समझा जाता है। 13वीं शताब्दी में यह शब्द दिल्ली सल्तनत की अधीन भूमि के लिए खड़ा था। बाबर ने इस शब्द का उपयोग महाद्वीप के भूगोल, संस्कृति और जीवों के वर्णन के लिए किया था। इस प्रकार बच्चों, आप लोग इसे जो प्रश्न उत्तर लिखवाए हैं, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न उत्तर है, आप लोग इसे फेयर कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद भली भांति इस अध्याय को एक बार दो बार जरूर पढ़ेंगे, ताकि जो है जो भी चीज़ आप लोगों को समझाया है वह चीज़ समझ में आप लोग भली भांति आ जाए, ठीक ना बच्चों।
चलिए तो बच्चों आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही, ठीक ना। आप लोग मन लगा के पढ़ें, जो भी चीज़ है उसको फेयर कॉपी में लिखें, उससे याद भी भली बात करें। तो बच्चों जय हिंद, जय भारत।